इस वक्त हम मुंबई के मलबार हिल में मौजूद हैं। मलबार हिल मंत्रालय, कैबिनेट मंत्री महादेव जानकर जो पशुधन मंत्री हैं, महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री हैं, उनके निवास पर हम मौजूद हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा उनका जो निवास है, निवास स्थान है, देख रहे हैं आप। हम दिखाते हैं आपको जिस तरीके से कहीं ना कहीं बाबा साहेब अम्बेडकर का, विवेकानंद जी का, अहिल्या होलकर का जो एक चित्र लगा हुआ है। यहाँ आप देख रहे हैं जो देवेंद्र फडणवीस हैं, सीएम है महाराष्ट्र के, गोपीनाथ मुंडे जी हैं। और ये पूरा उनका एक देख रहे हैं आप, जो कहीं ना कहीं एक तरह से जो सम्मान मिला हुआ है महादेव जानकर साहब को, वो दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं महादेव जानकर साहब भी हमारे साथ में हैं, उनसे पूरा जानकारी लेंगे। जानकर साहब भी हैं यहाँ और पूरा चर्चा करेंगे उनसे। ये पूरा एक मीटिंग हो रही है। मीटिंग इस तरीके से सम्मान सभी कार्यकर्ताओं का जो हुआ है। जानकर साहब पूरा जानना चाहेंगे किस तरीके से आज पूरा यहाँ लोग आए हुए हैं आपके पास में, क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके? क्या नहीं, एक घर वाले लोग हैं, हमारे पार्टी के मध्य प्रदेश के नेता लोग आए हैं, तो उसके थोड़ा सा खाना पीना खा के थोड़ा सा डायलॉग करेंगे घर में, इस हिसाब से हमने मेरे पास आए हैं। तो मैं भी 5-6 दिन आउट ऑफ बॉम्बे था और अभी आए हैं लोग, तो थोड़ा सा उसका पहल करना चाहिए, यही हमारा दिक्कत है। ऐसे हिसाब से हम कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नज़दीक है सर, किस तरीके से आपकी भागदौड़ चल रही है? और क्योंकि पूरा कई प्रदेशों को आपको देखना है, तो किस तरीके से पूरा भागदौड़ चल रही है लोकसभा चुनावों को देखते हुए? हम अभी राष्ट्रीय समाज पार्टी के हिसाब से हम हर जगह महाराष्ट्र में अभी पोलिंग बूथ का काम चल रहा है। और महाराष्ट्र के बाहर के स्टेट है, जो मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, वहाँ भी हम पार्टी के सिंबल पर टिकट लड़ना चाहते हैं। वहाँ कैंडिडेट की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर तो कोई पार्टी हमें अलायंस में नहीं लेगी, हमारी ताकत कम है। लेकिन महाराष्ट्र में हम बीजेपी के साथ अलायंस हो जाए, एनडीए के साथ अलायंस पार्टनर रहेंगे, वह हिसाब से चल रहा है एमपी का इलेक्शन। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखेंगे अभी इस बार तो शायद है महाराष्ट्र में और यूपी में भी कई सिटिंग एमपी हमारे संपर्क में है। सिटिंग जैसे उसका नाम अभी उजागर करना ठीक नहीं, वो भी हमें टिकट मांगने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हम भी ये सोच रहे हैं कि उसको टिकट देके वहाँ भी जिताएंगे। हम हर सुबह में एमपी की सीटें की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र में हम एनडीए के साथ रहेंगे। क्या कुछ एजेंडा होगा आपका? क्योंकि जनता को बताना भी पड़ेगा, जन जन के बीच में आप जा रहे होंगे। आपके जो तमाम प्रदेश से यहाँ मौजूद पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष भी आए, उपाध्यक्ष भी आए, तो उनको क्या कुछ बताया गया है कि इन विचारों पर काम करना? उसको मैंने बोला कि भाई हम क्या करेंगे, एक रैली लेने से काम नहीं होगा। हमारे राष्ट्रीय समाज पार्टी के ऑफिस बेरर, मतलब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और तहसील के प्रेसिडेंट की उसकी मीटिंग लगाओ, और उसका जब कैडर कैंप हम लेंगे, लोग कम होने दो, लेकिन पार्टी का प्रचार प्रसार करने वाला, डेडिकेशन, डिवोशन और डिटर्मिनेशन वाला हमें कार्यकर्ता चाहिए। तो हम भीड़ की ज़रूरत नहीं, वी वांट क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी के हिसाब से हम नहीं देखते, क्वालिटी चाहिए। इस हिसाब से पार्टी के बारे में पदाधिकारियों को हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो मध्य प्रदेश के हमारे नेता है अभी पाल साहब, वो यूनियन में उसने काम बहुत अच्छा किया है, अच्छा से चल रहा है, लेकिन उसको भी हम सलाह मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें भी दिमाग की जो आइडिया है हम ले रहे हैं, और हमारे पास जो एक्सपीरियंस है उसको हम शेयर कर रहे हैं। उसके हिसाब से पार्टी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो राजनीतिक पार्टियां रही हैं, कहीं ना कहीं चाहे वो कांग्रेस रही हो या फिर और भी तमाम दल हैं, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा हो, जनता कहीं ना कहीं जनता अपने बीच जब ये लोग वायदे करते हैं, कहीं ना कहीं जाकर वो वायदे पूरे नहीं हो पाते हैं, तो छलावा सा महसूस करती है जनता। आपकी राष्ट्रीय समाज पार्टी क्या कुछ, और जो आपके लोकसभा के जो भी कैंडिडेट होंगे, वो क्या कुछ उनको देने वाले हैं, क्या कुछ उनके बीच में विचार रखने वाले हैं? क्या है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, बीजेपी हो, वादे तो भरपूर करते हैं।
हम वादे नहीं करेंगे, हम बताएंगे कि हम असलियत क्या है ये बताने की उजागर की कोशिश करेंगे। और जिस समाज को आज तक कोई हक और अधिकार की लड़ाई का उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिला था, वो लोगों को हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि गरीबी हटाओ का नारा तो इंदिरा जी ने दिया था, लेकिन गरीबी नहीं हटी, अमीर बन गए। इस हिसाब से हम ऐसे वादे नहीं करेंगे, हम लोगों को दिलासा देने की कोशिश करेंगे। और आज तो हम इतने ताकतवर नहीं हैं कि हम जीतने की बात नहीं करेंगे, हमें वोट मिलेंगे, 6% वोट हमें 6 स्टेट में मिल जाएंगी, तो हमारी पार्टी राष्ट्रीय बन जाएगी, नेशनल पार्टी बन जाएगी, ये हमारी मजबूत रहेगी। आज हम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर पर हमें रजिस्ट्रेशन मिल चुका है। तो पहला जो प्लेटफॉर्म हमें जीतना था वो जीत गए हम, अभी हमें 2 सूबों की ज़रूरत है। तो हम राजस्थान और हरियाणा और मध्य प्रदेश के और भी हम रजिस्ट्रेशन के हिसाब से मिल जाएगा ना, तो भी हम इस साल कामयाब होने की सोच है। और इस हिसाब से आदमी मिल जाए, लोग मिलते रहेंगे, हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। पॉलिटिक्स में आदमी को एक तो कन्विंस करो, नहीं तो कन्फ्यूजन करो। कांग्रेस और बीजेपी आज तक कन्फ्यूजन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। कन्फ्यूजन और कन्विंशन के हिसाब से राजनीति होती है, तो हमारी पार्टी कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और सब तबके को साथ में लेके आगे कैसा जाएगा ये सोचेंगे हम। जैसा बीएसपी ने वहाँ कई हद तक कई दलित और बैकवर्ड के लोगों के लिए थोड़ा सा जगाने की कोशिश किया, समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह रहे, अखिलेश रहे, उसने ही ये ओबीसी के बारे में और थोड़ा मुसलमान के हिसाब से काम करने की कोशिश किया, उसको कई हद तक उसको यश भी मिल चुका है। राष्ट्रीय समाज पार्टी की बात करें तो उत्तर प्रदेश सहित कर्नाटक या फिर उड़ीसा, महाराष्ट्र में तो खुद का जो प्रभाव है वो देश भर में शायद चर्चित है, और इन प्रदेशों में भी कहीं ना कहीं जाकर जो एक मान सम्मान मिल रहा है, बढ़ रही है, दिन रात इसकी ग्रोथ हो रही है। तो क्या कुछ जो राष्ट्रीय समाज पार्टी से लोगों की अपेक्षाएं हैं, जो कहीं ना कहीं विचार लेकर लोग जोड़ रहे हैं, उन लोगों को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कुछ उनके लिए कहना चाहिए? ये मैं एशियल अक्की सागर हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है, हमारे सुशील कुमार है, प्रसन्न कुमार है, या लोगों की देन है कि वो मेहनत करते हैं, दिन रात घूमते हैं, लोगों को तैयार करते हैं और असलियत लोगों को बता रहे हैं। तो इस हिसाब से अभी हम यूपी में भी अच्छा मूड लिया है, कर्नाटक में हमारा बेस अच्छा है, और गुजरात तो हमने जीत के दिखाया है। गुजरात में हमने जीते हैं, हमारी पार्टी जीतने वाली पार्टी बन गई है। लेकिन अभी यूपी और कर्नाटक में हमें जीता नहीं, लेकिन अगले आने वाला कोई भी इलेक्शन रहेगा वहाँ जीतने वाली पार्टी बन जाएगी। क्या रासपा गठबंधन के साथ जा सकती है, सपोर्ट कर सकती है शर्त के अनुसार उत्तर प्रदेश में? नहीं, आज तो गठबंधन की बात नहीं मैं करूँगा, क्योंकि मैं जीरो हूँ और हमें कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। गठबंधन की बात कभी होती है जब तक आपका बेस बन जाता है, हम बेसलेस है अभी, तो बेस जब नहीं बनेगा तो कोई पार्टी हमें नहीं पूछेगी, और हम भी उसके पीछे नहीं जाएंगे कि हमें ले लो, हमें ले लो, ऐसा नहीं करेंगे। हमें आज खुद के बलबूते पे तैयार करने की यूपी मध्य प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं, कर्नाटका में तैयार कर रहे हैं, शायद महाराष्ट्र में हमारा बेस है तो थोड़ा सा बीजेपी हमें पूछ रही है। मुझे लगता है कि गुजरात में भी बीजेपी मुझे पूछेगी, तब गुजरात में हम देखेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा पोजीशन हमें आया नहीं और हमें कोई बोला भी नहीं, मतलब जो पार्टी है जब बात करेंगे तब देखेंगे। लेकिन अभी तो मेरे पार्टी को कार्यकर्ता को हमने बोला है कि खुद के बलबूते पे 80 से 80 सीटें एमपी की यूपी की तैयारी करो, हम आपको ये भी फॉर्म देने की कोशिश करेंगे और कई जगह मैं प्रचार के लिए भी जाने की कोशिश करूँगा। सवर्णों को जो 10% आरक्षण मिला है वो रासपा किस तरीके से समर्थन करती है उनका, या फिर क्या विचार रखती है उसके लिए? मैं क्या कहता हूँ, इस देश के सब समाज को समान हक मिलना चाहिए सबको, और 10% से यूपी में 22% हायर कास्ट के लोग हैं, उसका फ़ायदा हो जाएगा, एनडीए को हो जाएगा। और हमने बोला था कि भाई जो गरीब लोग तबके उसको मिलना चाहिए, लेकिन हमारा हक मिलना चाहिए। हमारा हक आज तक क्यों नहीं मिला ये हम सोच रहे हैं, इसलिए दूसरे भी हक को हम वादा नहीं करना चाहते हैं, उसको मिलेगा तो हम कांग्रेचुलेशन किया है। और जो ओबीसी समाज से हम बिलोंग करते हैं, आज तक स्वतंत्रता मिलने के बाद भी हमें परसों लास्ट मंथ में हमें ओबीसी के लिए मान्यता मिल गई है कमीशन को, आज तक क्यों नहीं मिली? बात तो हम ओबीसी के सब करते हैं, खाली ओबीसी के लिए साउथ इंडिया के स्टेट अच्छे हैं, तमिलनाडु, वो लोगों ने ओबीसी के लिए बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन नॉर्थ इंडिया और मध्य भारत में
ओबीसी के लिए ये जो हमारे ऊपर राज करने वाली पार्टी है उसने आज तक धोखा देने की कोशिश किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें हमारे पैर पे खड़ा रखे हमारा दल बहुत मजबूत होना चाहिए और हम सवर्णों को भी ले रहे हैं हमारे पार्टी में, दलितों को भी ले रहे हैं, ओबीसी को भी ले और सब माइनॉरिटीज़ को लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो पार्टी के हिसाब से देश में सब समान होना चाहिए, ये हमारी पार्टी की राय है। अभी क्या राष्ट्रीय समाज पार्टी का जितना बेस है, यहाँ पर जितनी जनता है, मैंने कई लोगों से बात की, कहीं ना कहीं जुनून उनके अंदर दिखता है, प्यार उनके अंदर दिखता है। क्या राष्ट्रीय समाज पार्टी से तमाम और भी लोग होंगे, तमाम संस्थाएं राजनीतिक होंगी, कुछ संपर्क कर रहे हैं आपसे? महादेव जानकर से खुद संपर्क कर रहे हैं कि हम आपको सपोर्ट करने जा रहे हैं, जैसे आप एनडीए को सपोर्ट करते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस और एनसीपी के अलायंस होने के बाद कांग्रेस को सीट मिली है तो एनसीपी वाला मेरे संपर्क में आ रहा है, कांग्रेस को एनसीपी को सीट मिली है तो कांग्रेस वाला मेरे संपर्क में आ रहा है, और शिवसेना बीजेपी में भी झगड़ा लग रहा है कि जो तगड़े उम्मीदवार है दोनों से एक मिलेगा। तो चारों पार्टी के लोग मेरे पास आ रहे हैं कि साहब हमें आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें आपका टिकट चाहिए। मैं भी इतना टिकट नहीं दे सकता हूँ, मैं भी किसी के साथ अलायंस रहूँगा तो मेरी भी मजबूरी है, लेकिन बड़े बड़े लोग मेरे पास आ रहे हैं कि साहब हमें एमएलए का, एमपी का नहीं तो एमएलए का तो टिकट दे दो। पर उसमें सबसे ज़्यादा मराठा ठाकुर के लोग मेरे पास आ रहे हैं और बड़े बड़े लोग आ रहे हैं कि भाई सभी मेरे बेटे को, मेरी लड़की को टिकट आपका चाहिए। ये मुझे लगता है कि मेरी पार्टी अच्छी तरह से बढ़ रही है। जब मैं डाइजेशन देखता हूँ कि जब मैं घूमता हूँ तो कांग्रेस का बड़ा रेडा चीफ मिनिस्टर का बेटा आके मिलता है, मिनिस्टर का बेटा आके बोलता है कि साहब हम वहाँ पार्टी से नहीं, आप हमें आशीर्वाद देंगे तो आपके पार्टी से लड़ेंगे। ये मुझे अच्छा लगता है कि भाई मेरा कार्यकर्ता जो है महाराष्ट्र में वो दिल लगा के काम करता है, मेहनत लगाए, और उसको टिकट भी कोई ज़रूरत नहीं, वो बोलता है साहब डिसाइड करेगा लेकिन आप हमारी पार्टी का टिकट ले लो। तो बहुत बड़े बड़े बंदे हमारे पास आ रहे हैं और हम अगली बार नतीजा करने की कोशिश करेंगे। अभी जिस तरीके से कहीं ना कहीं मैंने 2-3 इंटरव्यू किए, जो कार्यकर्ताओं के अंदर प्यार दिखता है, क्या कारण मानते हैं कि उनके साथ में आज क्योंकि कैबिनेट में हैं, समय निकालते हैं कहीं ना कहीं पार्टी के प्रचार प्रसार में, जब आप सड़कों पर होते हैं कहीं ना कहीं पंपलेट चिपकाते हैं, या फिर ये प्यार मानते हैं अपने कार्यकर्ता है? मिनिस्टर बनने से बहुत बड़ा नहीं आदमी, हम कॉमन से जिस मोमेंट से आया है ये मोमेंट को हमें छोड़ना नहीं चाहिए। ये सत्ता आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन हम जो ग्रासरूट से आए हैं ये लोगों को भी हमें प्यार देना चाहिए, इज्जत देना चाहिए, तब तक हम आगे जाएंगे। जो स्टोन बनता है, बेस का स्टोन बनता है और ऊपर वाला स्टोन रहता है, ऊपर वाला स्टोन देखने से बेस वाले स्टोन के ऊपर भी देखना चाहिए। तो मैं ग्राउंड टोडर से आया है, दबे कुचले लोगों से आया हूँ, तो उसका मान सम्मान करने हमें इज्जत का काम है। यही ऐसी पार्टी बढ़ेगी। हमारे पास तो धन ज़्यादा नहीं है, हम तो ज़्यादा दिमाग वाले भी नहीं हैं, हम तो गुड ऑर्गेनाइज़र है। मैं तो ज़्यादा साइंटिस्ट भी नहीं हूँ, इसलिए हम ऑर्गेनाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों के पास पैसा नहीं तो कम से कम प्यार से तो बात करो, उससे कम से कम बैठना खाना पीना तो करने की कोशिश करो। ये हिसाब से हमारी पार्टी अच्छी तरह से बोल रही है। लोगों को लग रहा है कि महादेव जानकर मिनिस्टर बनने के बाद चेंज नहीं हुआ, ये इसके लिए अच्छा होगा, तो इसी से मेरी पार्टी बढ़ रही है। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रमुख हैं रणदीप सुरजेवाला, वो कहते हैं कि भाजपा की नीति रीतियों से कहीं ना कहीं उनके छोटे दल जो हैं वो सहमत नहीं है, अब वो उनके साथ छोड़ रहे हैं। कितनी आप इस पर? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई जगह होता रहेगा, लेकिन मेरे बारे में ऐसा नहीं हुआ। मैं जो बोलता हूँ मेरे साथ अच्छा रिवाया अमित शाह ने किया है, मोदी ने, और इतना ही नहीं तो चीफ मिनिस्टर ने। वो बोले थे कि भाई हमारे सिंबल पे आपने लड़ना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन मैंने बोला मेरा झोपड़ी है, आपका महल है, झोपड़ी के पास महल रखना चाहते हैं तो मेरे झोपड़ी से मैं रहने की कोशिश, तो मुझे इजाज़त दे दिया। मोदी साहब ने दिया, अमित शाह ने दिया, और चीफ मिनिस्टर ने बोला। मैं कमल के सिंबल पे नहीं लड़ा, कब सौसर पे लड़ा। मैं एमपी का इलेक्शन भी मेरे सिंबल से लड़ा। मुझे जाना है तो बीजेपी से क्यों डायरेक्ट एंट्री नहीं किया? करता था ना, डायरेक्ट सीधा एंट्री करता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। और बीजेपी अभी 2-3 दिन में और एक स्टेट मिनिस्टरशिप मिल रही है मेरे पार्टी को। हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र, उसको हम स्टेट मिनिस्टर का दर्जा दे रहे हैं, कॉप्ट करके उसको मिनिस्टर बना रहे हैं। जो मैंने वादा किया था वो पूरा हो रहा है। तो चीफ मिनिस्टर भाई जैसा मेरे साथ बिहेवियर करता है और मैं भी उसको तकलीफ नहीं देता। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि गोपीनाथ मुंडे ने मुझे लड़का मानने के बाद ब्रिज अच्छा हो गया, तो बीजेपी के साथ मेरे अलायंस होगी, मोदी साहब के साथ मेरा डायलॉग होगा,
अमित शाह से हुआ और चीफ मिनिस्टर ने मेरे बारे में बहुत अच्छी बात बताई कि ये आदमी बहुत सड़क पटंग है, दिल में है वो बात करता है और वो अच्छा आदमी है, तो उसके साथ रहना। और मेरी पार्टी में पास पैसा नहीं, इतना वर्कर नहीं थे, लेकिन उसके साथ रहने से थोड़ा मुझे फ़ायदा हो गया, तो मेरी पार्टी को इज्जत मिल रही है। जिस दिन लगेगा कि मुझे धोखा हो रहा है तब मैं उसका धोखा दूंगा, लेकिन अभी तो ज़रूरत नहीं ना। हाँ, अभी तो मेरे साथ अच्छा रिलेशन चल रहा है। और मुझे उसने वो बोलते थे कि मेरे कमर पे लड़ो, तो मैं देखता था कि मुझे फंसाने वाले हैं, लेकिन मैं फंसने वाला नहीं हूँ। मैं भी गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर हूँ और मुझे वो धोखा नहीं देते। तो आज तक बीजेपी मेरे साथ अच्छी है। जिस दिन मुझे धोखा देने की कोशिश करेगा उस दिन मेरा हथियार निकाल दूंगा ना, लेकिन अभी तो मेरे साथ अच्छा है ना। अजी, अभी महागठबंधन कहीं ना कहीं मोदी को सीट से उतारने के लिए तैयार हो गया है। क्या विचार है इस बारे में? किस रूप में देखते हैं महागठबंधन को? मैं देखता हूँ कि महागठबंधन में क्या हुआ है कि मैं बताना चाहता हूँ कि महागठबंधन करने वाले तीन पीढ़ियाँ राजनीति करना चाहते हैं। फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुलायम सिंह, अखिलेश सिंह और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ये लोगों की पीढ़ी जात की पीढ़ियाँ है कि बताए कि हमारे घर पे राजनीति चलना चाहिए। मैं मोदी एक चाय वाला आदमी है, कॉमन पीपल है। मैं जैसा भेड़ बकरी चरने वाला एक धनगर का बच्चा हो, वैसा वो कॉमन फैमिली से आया, इस देश का प्रधानमंत्री। वही ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। शरद पवार को लग रहा है मेरी बेटी बड़ी होनी चाहिए, मेरा कजिन बड़ा होना चाहिए। ये कॉमन फैमिली से आने वाले, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो मिनिस्ट्री में लोग हैं, किसी को मालूम भी नहीं, उसका बाप जात भी प्रधान में नहीं था गाँव का, ऐसे लोगों को मिनिस्ट्री मिली है। तो लोग डर बोलते हैं कि यार ये पागल आदमी है, हमारे पास घूमता था वो मिनिस्टर पर, हम पैदल जा रहे। यही ऐसे हो रहे। तो कांग्रेस को अभी अच्छे दिन नहीं कभी आएंगे, कितने बात होने दो, थोड़ा सा आउटपुट होगा, लेकिन वो बड़े नहीं बनेंगे। और ये बीजेपी को रवैया लगता है कि बीजेपी उच्च वर्णिक पार्टी, हायर एजुकेशन के। मैं बताना चाहता हूँ कि ओबीसी के लिए परसों हमने बिल पास किया। मैंने सीएम को बोला कि 300 करोड़ रुपए ओबीसी को बच्चों को देना है, तुरंत पास हो गया, कैबिनेट डिसीजन ले लिया ओबीसी के बारे में। ओबीसी को हमने बोला कि शेड्यूल कास्ट के और ओबीसी के बच्चे एक हॉस्टल में नहीं रह सकते, तो शेड्यूल कास्ट को अलग करो, और हमने ओबीसी को अलग किया। हर डिस्ट्रिक्ट को एक हॉस्टल हमने एसी का दे दिया, एक लड़के को एक और लड़की को एक। तो फैसला हम ले रहे हैं, जो हमारे दिल में आता है वो हम कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं। बीजेपी को लगता था वो ब्राह्मणों की पार्टी बोलती थी, सही है, क्योंकि वो उसका डेडिकेशन ज़्यादा वो लोगों का है। आरएसएस में वो लोग ज़्यादा करते हैं। हमारा समाज कोई भी दल नहीं बनाते और खाली हम टिक्का टिप्पणी करते और बात सेकुलर की करते हैं। और सेकुलर से ठीक है, आज मेरे समाज ने आज तक कांग्रेस को वोट दिया, हमें कांग्रेस ने क्या दिया बताओ? अच्छा, अब राष्ट्रीय समाज पार्टी से पाल, बघेल, धनगर जो भी समाज है, जहाँ पर भी जिस टाइटल से रहता है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज पार्टी से अपेक्षाएं बहुत हैं, क्या देना चाहती है राष्ट्रीय समाज पार्टी? और ख़ास करके एक सवाल और इसमें इंक्लूड कर देता हूं मैं आपको, धनगर पर काफ़ी वेट हो गया, तो क्या कहना चाहिए? मैं बताना चाहता हूँ कि धनगर समाज कैसा है, सोच के विचार नहीं करता, सोच को जंपिंग नहीं करता, टाइम जाने के बाद तैयार होता है। मैं अभी 20 साल जिंदा रहने वाला है, 20 साल से मैं ठाकुर को तैयार करूँगा, पंडित को तैयार करूँगा। जब ठाकुर और पंडित मेरा झंडा देखे के आगे बढ़ेगा तो बोलेगा अरे हमारे समाज का आदमी है, तो वो भाग के आएंगे। अभी मैंने मौका दिया था 2003 से ये लोगों को, लेकिन ये सोचते नहीं, ये बहुत अच्छा है, जानकर साहब बहुत अच्छा है, इतने बात करते, लेकिन वोट और नोट देने के लिए तैयार नहीं और झंडा पकड़ने के लिए तैयार। तो मैंने उसको गाली देना बंद किया। लेकिन अभी आपको विचार, क्योंकि लोकसभा आने वाला है, तो पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा धनगर के लिए। मैं निगेटिव नहीं है धनगर को, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने आज तक 4 इलेक्शन लड़ा एमपी की। पहला शंकरराव चौहान के खिलाफ, चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। दूसरा वसंतराव दादा चीफ मिनिस्टर था, उसका बेटे के खिलाफ। तीसरा पवार साहब के खिलाफ, और चौथा पवार साहब के बेटे। सब चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के बेटे के खिलाफ ही मैंने एमपी का इलेक्शन, एमएलए का नहीं है। तब मैंने देखा कि 17 लाख वोटर धनगर के थे, उससे टोटल वोटर 17 लाख थे, उसमें 8 लाख 9 लाख धनगर के वोट थे, लेकिन मुझे वोट मिला नहीं। मैं नहीं, नाराज भी नहीं, क्योंकि धनगर को क्या मालूम था, मैंने पार्टी उसको नहीं बनाई थी। मैं नाराज भी नहीं। जब वो जागे थे, अच्छे थे, तब मुझे वोट देना चाहिए था। तो मैंने बाद में प्रैक्टिकल का डायरेक्शन बदल दिया कि भाई उसको गाली नहीं देना,
जो आएगा वो आएगा, नहीं आएगा तो भी हमारा चलेगा। मैं दूसरे राह से माली को, कुशवाहा को तैयार किया, हमने मराठों को तैयार किया। तो मराठा पॉलिटिकली यादव जैसा यूपी का जागरूक है वैसा मराठा है, वो पहला मुझे मराठा मिल गया। बोले साहब आपका 2000 भी वोट हमें मिलेगा 20,000 से, तो हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप क्या करो, वो उसको हमें टिकट दे। मैंने क्या किया, जब मराठों को टिकट दिया तब पाल और बघेल बोले पाल और बघेल बोले कि अब साहब कहीं ना कहीं जैसे अब देखा जाए कि जैसे शरद पवार के अगेंस्ट आप होंगे, शरद पवार या सुप्रिया सुले जो भी चुनाव लड़ेंगे उनके अगेंस्ट होंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जमात से, सारी जमात से और आपके वोटरों से? मैं पिछली बार धनगरों ने वोट मुझे क्यों नहीं दिया, मैंने पूछा तो वो बोले साहब हमें लगता नहीं कि आप 1.5 लाख क्रॉसिंग करेंगे, हमारी गलती हुई है, ऐसे सब लोग बोल रहे। मैंने बोला अभी भी आप वोट मत दे दो, मैं जीत जाऊंगा। क्योंकि मैंने क्या किया, पंडितों को तैयार किया, मुझे 50,000 लीड दिया था पंडितों ने, अभी 1.5 लाख का वोट दे रहे मुझे पंडित, लीड दे रहे, मतलब लीड। और धनगरों को बोला आप अच्छा है, पाल तैयार है तो आ जाओ, आप नहीं आएगा तो भी मैं सेंटर में जा रहा हूँ। तो अभी बोल रहे हैं कि दौड़ लगी है कि भाई जानकर साहब को नहीं छोड़ना, चंदा भी देंगे और वोट भी देंगे और नोट भी देंगे। अब सपोर्ट में लग रहा है कि सपोर्ट में हैं अब साहब। आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कम से कम 60-70% धनगर पाल का वोटिंग मुझे मिल जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। शुक्रिया, काफ़ी लंबी चर्चा हुई है और एक बार में आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने जो भी पूरे देश में आपके कार्यकर्ता हैं, वोटर्स हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? शुभकामनाएं। मैं क्या कहता हूँ कि हमारे अभी प्रेसिडेंट भैया पाल बेटे नरेंद्र सिंह हमारे यूपी के ऑब्जर्वर है, ये सभी को हमने रिक्वेस्ट किया है कि भाई मेरे पास तो मेरे समाज के लोग आएंगे, लेकिन कम से कम दिखाने के लिए तो बाकी लोग दिखाओ। हम क्या करते हैं, सब जगह बघेल और पाल ही दिखते आएगा तो बाकी बोलेगा ये पाल का ये बाहुल दिख रहा है। तो ऐसे लोगों को, और वो लोगों ने बेस बनना चाहिए। नोट और वोट देने की काम पालों का है, बघेलों का है, धनगरों का है, और राजा बनने का काम ठाकुरों का है। ये सोच के चलेंगे तब आप रिमोट कंट्रोल बन जाएगी। आप बोलेंगे ना मैं भी दामाद होगा और मैं भी शादी करूँगा तो मेरी बारात निकलेगी, तो बारात कभी नहीं निकलेगी। ये सोच के हमें चलना पड़ेगा। तो ये सब समाज को लेके हम आगे जाएंगे तब हमारा अच्छा कारवा बन जाएगा। और एक दिन आएगा कि आरएसपी जैसा कांग्रेस और बीजेपी का राह चल रहा है उस राह पर हम जरूर जाएंगे। शुक्रिया अर्थ न्यूज़ से चर्चा करने के लिए। चलो, थैंक यू सर। तो मेरे साथ में महादेव जानकर साहब थे जो कैबिनेट में है महाराष्ट्र सरकार की। जिस तरीके से आपको बता दें कि ये पूरा कार्यालय हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, एक लंबी चर्चा उनसे हुई है और कहीं ना कहीं तमाम जगह से प्रदेश अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उनके समन्वयक, सब लोगों ने यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और एक राजनीतिक जो चर्चा हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अभी बिल्कुल भी खास करके पाल, बघेल, धनगर वोटों को कहा है, जिस तरीके से एक मैसेज दिया है। उम्मीद यही करते हैं कहीं ना कहीं राष्ट्रीय समाज पार्टी के हाथ मजबूत करने में हर व्यक्ति अपना अहम योगदान देगा। कैमरे के पीछे आर्यन बघेल में करतार सिंह बघेल, अर्थ न्यूज़।